जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। एक बार सभी लोग जल्दी से जुड़ेंगे और आप लोग बता देंगे कि क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, हम लोग तैयारी कर रहे थे RRB ग्रुप डी 2025 का जो वैकेंसी है, इसको लेकर हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो इसी दौर में हम लोग यहाँ पर सेट लगा रहे थे, जो कि आज का सेट है वह सेट नंबर 132 है। आप सभी लोग जानते हैं हम लोग मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज 132 नंबर का सेट हम लोग कर रहे हैं। रुक्मणी प्रकाशन का जो बुक है, इसी से हम लोग वॉल्यूम 2 का यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया है वही हमने लिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 14/9/2022 के दिन जो भी प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों का हम लोग यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, हर एक चीज़ समझने का प्रयास करिएगा, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ से। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग इस प्रश्न को पढ़िए भाई और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी लोग इस प्रश्न को पढ़िए, ध्यान से जवाब दीजिए इसका सही उत्तर क्या है। देखिए, इसमें कहा गया है कि किसी संख्या के 25% का मान 1320 है, उसी संख्या के 35% का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग देखते ही इसको लगा दिए होंगे। लेकिन देखिए, कुछ ऐसे भी हमारे भाई हैं जो लोग गणित जिनका कमज़ोर है, तो आप लोग इसे देखिए कैसे लगाना है। इसमें कहा गया कि 125 पर किसी संख्या का 125% का मान 125% का मान क्या है, तो 1320 है। यानी 25% यहाँ पर है, 25% का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, तो 25% का मान यहाँ पर दिया गया है कितना, 1320। ठीक है, 25% का मान 1320 दिया गया है, यहाँ पर ये बोला है। ठीक है, लेकिन आपसे कहा गया कि आप हमें बताइए 35% का मान क्या होगा। ठीक है, 35% का मान निकालना है, तो 1% का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। 1% का मान क्या होगा, तो 1% का मान यहाँ से हो जाएगा 1320 बटे में 25। ठीक है, बटे में 25। ये 1% का मान निकल गया। हमसे पूछा 35% का मान, तो 35% का मान निकालने के लिए यहाँ पर 35% का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे भैया, 35% का मान निकालिएगा तो यहाँ पर 1320 बटे में 25, 35 का मान निकालना है तो यहाँ पर 35 से गुना कर देंगे। ठीक, बस ये काम करना है। अब काट पीट कर दीजिए भाई, जो कटने वाला उसको काट दीजिए। 5 से काटेंगे तो 5 बचे 25, 5 से काटेंगे तो 7 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन वही सही होगा जो 7 से कटेगा, लेकिन छोटा सवाल है तो इसको अब 5 से भाग ही दे दीजिए। 5 दूनी 10, 5 36, 5 चौको 20। ठीक है, यानी 264 में 7 का गुना करना है तो 7 चौक 28, इकाई का अंक 8 आएगा। ऑप्शन में देख लीजिए किस ऑप्शन का इकाई का अंक 8 है, तो ऑप्शन नंबर सी का इकाई अंक 8 है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का ही केवल इकाई का अंक 8 है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इकाई का अंक आप तरीका लगा रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा ऑप्शन में कि कहीं 2 ऑप्शन का नहीं ना इकाई का अंक मिल रहा है। अगर 2 ऑप्शन का मिल रहा है तो नहीं लग पाएगा, केवल एक ही का मिलेगा तो आसान है, जैसे इस सवाल में दिया गया है। बात क्लियर है, समझ में आ गया नहीं आ गया, एक बार आप लोग बता दीजिए। आप लोग बता दीजिए भाई कि यह सवाल आपको समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, यहाँ पर दिया गया है, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। इसका आंसर बताइए भाई। इस सवाल का उत्तर बताएंगे आप सभी प्यारे दोस्त, क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। देखिए,
8 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। यानी आयतन बताना है, 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर दिया है कि पाई का मान आपको क्या रखना है, तो यहाँ पर सीधा बात बोला गया, पाई का मान 22/7 का यूज करना है। तो पाई का मान 22/7 ही लेना है। तो यहाँ पर ध्यान से ये समझने की बात यहाँ पर है दोस्तों कि आपको ये पता होना चाहिए कि गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है। तो गोले का जो आयतन होता है, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम गोले का वह होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। ये होता है गोले का आयतन का फार्मूला। अब यहाँ पर मान रख दीजिए 4/3, पाई का मान क्या बताया है रखने के लिए, तो 22/7 कहा है रखने के लिए। ठीक है, आर का मान क्या है, तो यहाँ पर व्यास 8 है, तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 4, तो 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौको 16 चौको 64, यानी 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 4 का क्यूब यहाँ पर 64 आएगा। बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। अभी तक इसमें कोई अगर आपको दिक्कत है तो आप सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर गुना करना है, आपको गुना करना है। तो आप जब गुना करिएगा, देखिए 22 चौक 88 हो जाएगा, 88 का गुना आपको 64 में कर देने हैं। तो जब 64 में गुना करेंगे 88 का, तो यहाँ पर फाइनली जो 5632 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर 5632। इसमें भाग करना है किससे, तो 7 त्रिक 21 से, 21 से यहाँ पर भाग करना है। ठीक है दोस्तों, 21 से भाग करना है, कोई दिक्कत यहाँ पर। मान के चलिए 21 नहीं है 20 है, 20 से अगर भाग करते हैं तो 20 से भाग करते हैं तो यहाँ पर कितना बार जाएगा, 2 से भाग करिए, 20 मान लेते हैं। अगर 21 को 20 मान लीजिए, 20 का मतलब 0 को हटाइए तो यहाँ पर 2 जाएगा, 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, हो जाएगा यहाँ पर 16, 2 8 16, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, 8 तो है या नहीं है। चलिए दोस्तों, इसको 20 ही मान लीजिए, या फिर आप क्या करिए 20 मान कर भाग करते हैं तो 20 दूना 40, 20 दूना 40, 20 दूना 40 और 16 बचेगा, यहाँ से 3 उतारेंगे तो 163 हो जाएगा। तो कितना बढ़ जाएगा, 20 5 100, 20 छक्का 120, अब 20 साते 140। अभी भी गड़बड़े लग रहा है यहाँ पर। चलिए भाग ही देते हैं दोस्तों, आप भाग दे दीजिए यहाँ पर 5632 में भाग कर दीजिए किससे, तो यहाँ पर 21 से भाग कर दीजिए। 21 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा बताइए भाई। तो यहाँ पर तो 5632 ये हमने क्या कर दिया, अच्छा ठीक है, 5632 में 21 से भाग करना है तो यहाँ पर 2 बार तो जेबा करेगा, तो 21 दूना क्या हो जाएगा यहाँ पर 42, यहाँ से बचेगा 4, यहाँ बचेगा 1, 14 होगा। ठीक है, 14 बचेगा, यहाँ से 3 उतारेंगे तो 143 हो जाएगा। 21 से भाग करना तो 21 छक्का 120 होता है, और 21 साते सॉरी अगर 7 बार करते हैं, 6 बार करते 7 बार करते हैं, अगर 7 बार तो 7 बार अगर भाग देते हैं दोस्तों तो 7 एकम 7, 7 त्रिक 7 दूनी 14। अच्छा ठीक है, ये तो ज़्यादा बार हो जाएगा ना, 7 बार जाएगा तो कहीं ना कहीं भाग 7 बार न जाके केवल 6 ही बार जाएगा, तो 2 के बाद 6 आएगा, 2 के बाद 6 आएगा। तो ऑप्शन में देख लेंगे 2 के बाद यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, तो ऑप्शन नंबर 1 ऐसा है जो 2 के बाद क्या है 6 है। देखिए सवाल लगाने की बात नहीं है दोस्तों, सवाल का बेस्ट अप्रोच जो है वो सीखने की जो है यहाँ पर मेन बात है। तो यहाँ पर हमने भाग दिया तो हमने देखा कि भाई 21 से भाग किया तो यहाँ पर 2 बार में गया, फिर 6 बार में जा रहा, तो हमने देख लिया ऑप्शन में कहाँ पर 2 के बाद 6 है, एक ही ऑप्शन में था। कोई दिक्कत समस्याएं हैं दोस्तों, आपको समस्याएं होंगी,
लेकिन आपको धैर्य रखना है, समझ कर काम करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लगाइए। कोई धांधली नहीं है दोस्तों, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया कि मैं यहाँ पर जल्द ही क्या, मैं बस जल्द ही कुछ दिनों में चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं चैप्टर वाइज यहाँ पर प्रैक्टिस कराने वाला हूँ कंसेप्ट के साथ। ठीक, पहले ही मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा नंबर सिस्टम, संख्या से रिलेटेड इकाई अंक होंगे, जो संख्या होगा उससे रिलेटेड बात किया जाएगा, तो उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जो आपके सगे संबंधी भाई बहन दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का, उन लोगों तक इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बाकी देखिए, जो NTPC के विद्यार्थी हैं, NTPC का जो एग्ज़ाम देने वाले भी हैं, आप लोग भी इसे देखिएगा, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना दोस्तों, आपके लिए भी यह बेहतर है। जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं बस इसी लेवल के बनाए जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग इसे देखिएगा। आइए इस सवाल पर बात करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें कहा गया एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से A से B तक जाती है और उसी मार्ग से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से B से A तक वापस लौटती है। दोनों तरफ की यात्राओं के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर औसत चाल पूछा गया है। औसत चाल निकालने का मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ। देखिए, अगर दो चाल हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर आपका ध्यान इधर उधर कहीं है तो यहाँ पर केंद्रित कर लीजिए। जो बात मैं बताने जा रहा हूँ बहुत बेहतरीन बात है। अगर चाल 2 है तो आप क्या करिए, बस ये तरीका लगा दीजिए 2xy बटे x प्लस y, ये औसत चाल निकल जाएगा। अगर चाल यहाँ पर 2 ही दिए गए हैं तो। और एक तरीका और मैं बताऊँगा, अगर चाल 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जितने भी चाल दिए गए हैं उन सभी के लिए रामबाण है। और ये जो तरीका है ये केवल और केवल तभी काम करेगा जब चाल 2 ही दिए गए हों। अगर 2 से 3 चाल है तो यह नहीं लग पाएगा, कठिन हो जाएगा दोस्तों। तो मैं इसको भी बताऊंगा और उस रामबाण तरीका को भी बताऊंगा। सबसे पहले इस तरीका को मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये जो x और y है ये पहली चाल है, ये दूसरी चाल है। मान लेते हैं भैया यहाँ से 2 गुणे ये पहली चाल 20 जो है और दूसरी चाल जो है यहाँ पर 30 है, बटे 30 20 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 हो जाएगा, काट पीट कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 6 30, 2 दूनी 4, 4 6 24। तो यहाँ पर जो औसत चाल आएगा वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ये तरीका है जब ये फार्मूला मेथड हो गया, जब आपको 2 ही चाल दिए गए हों तब ये तरीका काम करेगा। लेकिन 2 से ज़्यादा चाल हैं, जैसे 3 चाल, 4 चाल, 5 6 7 ऐसे हैं, तो ये तरीका कहीं ना कहीं कठिन हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक रामबाण तरीका बताने जा रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देखिए, समझ लीजिए भाई, बेहतर है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 20 है और यहाँ पर क्या है 30 है। इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, जो एलसीएम आएगा वही दूरी मान लेते हैं। तो यहाँ पर 30 और 20 का लॉसर कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। कितनी चाल है, तो आप कहेंगे सर 2 चाल है, 1 और 1 2 चाल है। अगर चाल 2 है तो 2 से यहाँ पर गुना करना, अभी नहीं कुछ करना है, अभी नहीं कुछ करना है। बस अभी आप टाइम एंड वर्क में जो काम करते हैं बस वही तरीका लगाना है। 20 3 60 3 बार में जाएगा, 30 दूना 60 2 बार में जाएगा। 2 चाल हैं सर यहाँ पर। अगर चाल की संख्या 2 है तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर 2 से गुना कर देना है, बटे इसको जोड़ देना है। 3 + 2 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 6 30, अच्छा सॉरी दोस्तों, 5 से भाग करेंगे तो 12 5 60, 12 बार में जाएगा। 12 का गुना 2 में तो 12 दूना 24 हो जाएगा। तो यहाँ से भी 24 आएगा, यहाँ से भी 24 आएगा। लेकिन ये तरीका केवल और केवल 2 चाल के लिए है और ये तरीका रामबाण इलाज है, कितना भी चाल दिए गए हों इससे लग जाएगा। ठीक है,
कितना भी चाल दिया गया हो इससे लग जाएगा। आप कहेंगे सर ये कैसे आप लगा रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं। चलिए थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड गुना टाइम होता है नहीं होता है, बताइए। अगर कोई भी चीज़ इस फॉर्म में है तो याद रखिएगा हमेशा क्या होता है, इधर चाहे आप यहाँ से स्पीड का अगर आप रेशियो निकालते हैं, यानी स्पीड का जब एलसीएम लेते हैं तो हमेशा डिस्टेंस निकल कर आता है। आपने टाइम एंड वर्क में भी पढ़ा होगा कि जो कार्य जो होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, ठीक। तो आपने देखा है कि जब आप टाइम का जब एलसीएम निकालते हैं तो कार्य निकल कर आता है। तो कोई भी चीज़ अगर इस रूप में है तो इधर में से किसी का भी एलसीएम निकालेंगे तो ये वाला चीज़ जो है निकल कर आ जाता है, ठीक है दोस्तों। कोई भी कहीं भी लिख सकता है, यहाँ पर कहीं भी ये तरीका लग सकता है जहाँ इस फॉर्म में वो चीज़ दिया गया हो। उम्मीद करता हूँ ये दोनों ही तरीके आप लोगों ने सीखे हैं, समझे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। थोड़ा सा दोस्तों मैं टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि आपको कंसेप्ट सिखाना है, ना कि हमें सवाल लगाना है, ठीक है। अगर सवाल लगाना होता तब तो मैं कभी का लगा चुका होता, लेकिन आपको सीखना है, आपको सिखाना है। कैसे कैसे तरीके आपको सिखाने हैं वो मैं जानता हूं दोस्तों, बस आप लोग बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ये प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, इसका जवाब देंगे क्या होगा। अभी इसका मान पूछा गया है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 5 पर 3 n गुणे 5 पर 2 घात। 5 पर 2 घात का मतलब क्या हो जाएगा, 5 पच्चे 25 हो जाएगा। इसको 25 ही लिख देते हैं, ठीक है। इसको 25 ही लिख दे रहा हूं दोस्तों। या फिर ऐसे समझिए, यहाँ पर आपने सीखा होगा, पढ़ा होगा कि अगर a पर घात m है बटे a पर घात n है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं a पर घात m माइनस n, ये लिख सकते हैं। बस यही तरीका लगाइए, घातांक क्यों करने का रूल होता है। बाकी दोस्तों जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो आपको हर एक पॉइंट बताऊँगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसको लिख सकते हैं आप 5 पर घात 3n प्लस का 2, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये 4n ये कोष्टक में लिखेंगे और ये हो जाएगा माइनस का 1। कोष्टक हटाएंगे ना तो ये वाला जो चिन्ह है ना प्लस हो जाएगा, इसको आप पहले ही प्लस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर में इधर कितना दिया है 5, 5 का मतलब 25, 25 का मतलब 5 पर घात कितना होता है 2 होता है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 5 पर घात 3n माइनस 4n, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस का n, क्या होगा तो माइनस का n और प्लस का 2 प्लस 1 3 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से 5 पर घात 2। आधार बराबर हैं तो घात बराबर होते हैं, आधार यहाँ पर 5 यहाँ पर 5 है, बराबर हैं तो घात भी बराबर होगा। तो माइनस n प्लस का 3 बराबर 2 हो जाएगा। तो माइनस का n बराबर, इसको जब इधर लाएंगे 3 को तो यहाँ से 2 माइनस का 3 हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो माइनस है, माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ पर तो कट जाएगा, तो n का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। n का मान क्या आएगा तो 1, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, आसानी से समझ में आया होगा। आइए इस सवाल को हल करते हैं। पहले आप सभी लोग लगाएंगे इसको, पहले आप सभी लोग लगाएंगे, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे लगाना है। देखिए
एक मिश्र धातु एल्यूमिनियम और निकल को 3:4 के अनुपात में मिलाकर बनाई जानी है। इसे बनाने के लिए 36 किलोग्राम एल्यूमिनियम के साथ यहाँ पर क्या है भाई, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, 1 मिनट। अच्छा ठीक, यहाँ पर डाट था, किलोग्राम के साथ डाट निकल को पिघलाना होगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, घबराने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। यहाँ पर 2 ब्रांड हैं, 2 चीज़ें हैं, एल्यूमिनियम और निकल है। एल्यूमिनियम है और यहाँ पर निकल है दोस्तों, ठीक है। इनका रेशियो क्या दिया गया है, तो रेशियो दिया गया है 3:4, 3:4 रेशियो दिया गया है। अब यहाँ पर बोला गया कि जो यहाँ पर क्या है कि इसे बनाने के लिए 36 किलोग्राम एल्यूमिनियम के साथ, अच्छा एल्यूमिनियम 36 है, यानी 3 का मान क्या है 36 है, तो यहाँ पर कितना गुना हो जाएगा, 12 या 36, ये 12 गुना होगा, तो 12 गुना ये भी हो जाएगा। निकल पूछा है तो 12 गुना भी कर देंगे, तो 12 चौक 48, यहाँ पर कितना किलोग्राम निकल चाहिए, तो 48 किलोग्राम। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए इस सवाल पर, और अगला प्रश्न नंबर 6वां लगाइए भाई। देखिए ऐसे जब भी प्रश्न आते हैं तो आप क्या करिए, पीछे से हल करिए, पीछे से जाइए हल करते हुए। पीछे से हमेशा इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। तो जब पीछे से हल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए आप 617 में 8 जोड़ेंगे तो 8 7 15, 625 हो जाएगा। तो 625 का मतलब कितना होगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 में 11 जुटेगा तो क्या हो जाएगा 36, 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 जुटेगा तो 196, 196 किसका वर्गमूल होता है, सॉरी वर्ग होता है, 196 किसका वर्ग होता है, कमेंट करके बताइए भाई। 196 किसका वर्ग होता है, तो बच्चा जानता है 196 14 का वर्ग होता है, तो 14 इसका वर्गमूल आएगा। 196 का वर्गमूल क्या आएगा 14, ठीक। आइए अगला प्रश्न है, लगाइए इसको। फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की उसकी आयु का 9/7 गुनी है। वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु के 1/6 के बराबर है। 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। 3 वर्ष पहले पुत्री की आयु पूछा गया है दोस्तों, 3 वर्ष पहले पुत्री की आयु पूछा गया है, बताइए भाई। देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया कि फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय उसकी आयु का क्या है 9/7 गुनी है। ये क्या है 9/7 गुनी, ध्यान समझिएगा। विवाह के समय का, वर्तमान में जो उसकी आयु है विवाह के समय का क्या है 9/7 गुनी। अगर विवाह का उम्र जो है 7 अनुपात है, अगर विवाह का अनुपात क्या है 7 है, विवाह के समय का उम्र 7 अनुपात है, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्तमान में यहाँ पर 9 अनुपात हो जाएगा, ठीक है। टुडे मतलब आज, वर्तमान में यहाँ पर कितना अनुपात हो जाएगा 9 अनुपात। अब यहाँ पर इनके बीच का गैप कितना है, यहाँ पर कितने वर्ष का गैप है, तो यहाँ पर 8 वर्ष पहले, तो गैप 8 के बराबर होगा, तो 7 2 9, यानी यहाँ पर 2 अनुपात का अंतर है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, तो 1 का मान क्या हो जाएगा 4, 1 का मान क्या हो जाएगा 4, 1 अनुपात का मान 4 है। तो यहाँ पर आगे कहा गया कि वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु के 1/6 के बराबर है। तो पहले आप निकालिए कि जो व्यक्ति है फराह है उसका वर्तमान आयु क्या हो जाएगा। 1 अनुपात का मान अगर 4 है तो वर्तमान में आयु क्या है उसका 9 अनुपात, तो 9 का मान निकालेंगे तो 9 गुना 4, ये हो जाएगा फराह का वर्तमान आयु। इसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, तो इसकी पुत्री की आयु जो होगा इसका 1/6 है, तो इसका 1/6 निकालेंगे
तो 1/6 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, यहाँ पर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4। तो उसकी जो पुत्री है डॉटर है उसका उम्र क्या है, तो 3 दूना 6। ये वर्तमान में उसकी पुत्री का आयु क्या है, 6 वर्ष है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में नहीं पूछा है, 3 साल पहले पूछा है उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। तो भाई 3 साल पहले जाएंगे, स्वाभाविक बात है 6 में से 3 घटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 वर्ष। कितना होगा यहाँ पर 3 वर्ष, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात क्लियर है, शॉर्टकट तरीका हमने आपको बताया है दोस्तों, इससे आसान नहीं हो सकता। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। आइए इस सवाल पर चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। 8वां नंबर प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, आप लोग इसको पढ़िए और लगाइए। दो संख्याओं का अनुपात 11 संबंधित 17 है, उनका अंतर 18 इन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः हैं। अब भैया आप ये बताइए कि इनका जो महत्तम आएगा क्या आएगा, महत्तम हो क्या होगा इसका महत्तम। पहले इनका जो अंतर है वो क्या है, 18 है। तो अंतर 18 के बराबर अगर दिया गया है तो अंतर कितना का है, 6 का, 6 अनुपात का अंतर है, लेकिन अंतर कितने का है, संख्या में 18 का। 6 अनुपात का मान 18, तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18। एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 3। ये बताइए 11 और 7 अनुपात का महत्तम क्या होगा। तो ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का मौसौ 1 होता है, तो इनका जो मौसौ होगा 1 अनुपात होगा, तो 1 अनुपात का मान कितना है, 3। तो इसका जो मौसौ आएगा 3 आएगा। मौसौ क्या आएगा, 3 आएगा। तो ऑप्शन देखिए मौसौ किस में 3 है, ये तो 9 है, इसमें मौसौ ऑप्शन नहीं सही है। इसमें 7 है मौसौ, ये भी नहीं सही है। यहाँ पर 5 मौसौ है, भी नहीं सही है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा बचा जो कि मौसौ 3 है, तो इसका मतलब लौसौ भी 561 ही आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दोस्तों ये सब तरीका आप लोग लगाते रहें ऑप्शन को हटाने का, छांटने का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, इस सवाल को बनाइए। इस सवाल को आप लोग बनाइए। ठीक, इस सवाल को आप सभी लोग बनाएंगे। प्रश्न में कहा गया है यहाँ पर कि यदि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई x + 1 x - 1 और 4x - 2 है, तो x का वह मान जिसके लिए त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज को प्रदर्शित करता है। अच्छा, त्रिभुज कैसा है, तो आप कहेंगे सर त्रिभुज तो समद्विबाहु है। ठीक, त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु है। यह एक त्रिभुज मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, ये त्रिभुज है और ये कैसा त्रिभुज है, तो आप कहेंगे सर ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज कैसा है, तो ये त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर मान दिया गया है, सब मान लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर इसको माना A, ये B है और ये क्या है, C है। ठीक, इस भुजा का मान x + 1 मान लेते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 4x - 2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, तो x दोस्तों 7 - x हो जाएगा। यहाँ से ये वाला भुजा है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो दो भुजाएं हैं, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर हैं। अगर भुजा बराबर, इसके जो भुजाओं का भुजा जो है बराबर है, तो इसका मान बराबर ही होना चाहिए ना यहाँ पर। तो यहाँ से कह सकते हैं 7 - x बराबर 4x - 2। ठीक, तो यहाँ से घटाएंगे, x वाला एक तरफ करिए, बिना x वाला एक तरफ करिए। तो इसको जब इधर लेकर जाएंगे तो 4x में ये प्लस हो जाएगा, तो 4x + 1x यानी 5x यहाँ पर हो जाएगा 5x बराबर। इसको जब इधर लेकर जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 7 + 2 9 हो जाएगा। तो x का मान हमें निकालना है, तो x का मान क्या हो जाएगा भाई, 9/5। तो 9 दूनी 18 यानी 1.8 इसका x का मान आएगा। 1.8 बोले तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइए।
ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें, बताइए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, इस सवाल को लगाइए। देखिए भाई, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है टाइम एंड वर्क का, बहुत ही आसान प्रश्न। देखिए इसमें दो बंदे हैं, एक बंदा ए है, एक बंदा यहाँ पर बी है। दोनों लोग कार्य करते हैं भैया, और ये कार्य करते हैं, ए कार्य समाप्त कर सकता है 12 दिन में और बी कार्य समाप्त कर सकता है 8 दिन में। भाई जिसको टाइम ज़्यादा लगेगा उसका क्षमता कम है, जिसको टाइम कम लगेगा उसका क्षमता ज़्यादा है, सिंपल बात है। तो पहले कार्य निकाल लीजिए, टोटल कार्य कितना है, दोनों का एलसीएम। तो 12 दूनी 24, यानी इसका जो एलसीएम आएगा वो 24 आ जाएगा, ठीक है 24। तो 12 दूनी 24, 8 तिरिक 24। अगर ये 24 कार्य को दोनों मिलके करते हैं, 3 2 5 की क्षमता से काम करेंगे, तो 24 दूना 48 यानी 4.8 हो जाएगा। 4.8 दिन लगेगा। कौन सा ऑप्शन, तो डी ऑप्शन, ठीक, ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न, सवाल को पढ़िए, पहले ध्यान से पढ़िए सवाल को भाई, ध्यान से पढ़िएगा। सवाल में क्या बोला गया है, निम्नांकित लाइन ग्राफ वर्ष 2004 से 7 के लिए भारत द्वारा आयातित ईंधन की कुल मात्रा मिलियन टन में बिंदीदार रेखा, और आयातित जो बिंदीदार रेखा है वो क्या है, आयातित है, ठीक है। और आयातित ईंधन का कुल मूल्य यूएसडी बिलियन में ठोस रेखा को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। अच्छा, ग्राफ का अध्ययन तो हो गया है, आप लोगों ने कर लिया। प्रश्न यहाँ पर है आगे। प्रश्न ये है कि वर्ष 2006 में आयातित ईंधन की मात्रा और आयात किए गए ईंधन के मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। आयातित वाला डाट वाला है, और आयात वाला कौन सा है, तो आयात वाला यहाँ पर ठोस रेखा जो है आयात वाला है। आयातित वाला क्या है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, आयातित वाला कितना है, तो 2006 की बात किया गया है तो 280 है, तो यहाँ पर 280 हो जाएगा संबंधी। आयात वाला क्या है, 350 है, तो यहाँ पर 350 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर आप काट पीट कर सकते हैं, ये 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा। 7 से काटेंगे 7 चौक 28, और 7 से काटेंगे 7 पंजे 35। 4 संबंधी 5 का अनुपात आएगा, 4 संबंधी 5, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया कि 2 करड़े में 2 साइन 45। तो यहाँ पर मान रखना है, सीधी बात है। 2 करड़े में 2 साइन 45 का मान क्या होता है बताइए। तो साइन 45 का मान 1 करड़े में 2 होता है, ठीक, इंटू साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 करड़ी में 3 गुणे काश 60 का मान क्या होता है, तो काश 60 का मान 1/2 होता है, इंटू टेन 60 का मान क्या होता है, तो टेन 60 का मान करड़ी में 3 होता है,
ठीक है। देखिए ए से ये कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 1, 1 का गुना 1 में तो 1 ही होगा प्लस, ये 2 से 2 कैंसिल, 3 का कड़ी में 3 का गुना कड़ी में 3 तो ये 3 हो जाएगा, 3 ये हो गया, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा। तो 4 इसका राइट आंसर होगा, सॉरी दोस्तों 4 होगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर और भी है डाटा, यहाँ पर माइनस साइन 90 भी है, तो माइनस साइन 90 भी है, तो माइनस साइन 90 का मान क्या होगा, साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर -1 भी आएगा। अच्छा तो अब तो इसका आंसर बदलेगा, तो यहाँ पर -1 और +1 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर इसका जो आंसर अब बनेगा वह प्लस का 3 बनेगा, तो प्लस का 3 यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, इसको बनाइए भाई, इस सवाल को बनाइए सभी लोग। इसमें कहा गया है दोस्तों, एक रेलगाड़ी 30 मील प्रति घंटे की औसत चाल से ढाई घंटा, ये वहाँ पर घंटा है, 2.5 घंटा चलती है और फिर 60 मील प्रति घंटे की चाल से 1.5 घंटे चलती है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, कुल दूरी बताना है, यहाँ पर कुल दूरी बताना है, कुल दूरी बताना है यहाँ से। तो चलिए दोस्तों अब कुल दूरी ही निकालना है, तो यहाँ पर देख लीजिए सभी लोग, यहाँ पर दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम होता है। तो स्पीड क्या है 30 मील प्रति घंटा, समय कितना लग रहा है 2 दूनी 4 1 5/2 घंटा, ठीक, प्लस फिर चला है 60 मील प्रति घंटा की स्पीड से, कितना घंटा चला है 1.5 यानी 3/2 घंटा चला है। कितना समय लगा, सॉरी कितना दूरी हो गया, यहाँ पर 2 से काटेंगे 15 बार में, 15 5 75, 75 मील इधर हो गया, प्लस 2 से काटेंगे तो 30 दूना 60, 30 3 90, 90 मील यहाँ से हो गया, तो 90 75 क्या हो जाएगा, तो 9 7 16 यानी 165 मील होगा। दूरी कितना होगा 165 मील, डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, 165 मील। क्लियर। आइए अगला प्रश्न लगाइए इसको। सवाल यहाँ पर ये है, -4 x स्क्वायर प्लस का 5 x और प्लस का 6 बराबर 0। तो आपसे क्या पूछा गया, इसके मूल बताइए। देखिए मूल की संख्या कितना होगा, जितना अधिकतम घात होता है उतना ही मूल की संख्या होती है। अधिकतम घात कितने हैं 2, इसके मूल की संख्या भी कितने होंगे 2 होंगे। कैसे निकालना है, एकदम शॉर्टकट तरीका, एकदम शॉर्टकट। आपको क्या करना है, 6 का गुना 4 में करना है, 6 चौको 24 हो जाएगा। यहाँ पर 6 चौको 24, 6 चौको 24। अब इस 24, ये तो -24 आ रहा है, अब इस 24 को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है आपको कि अगर गुणा करें तो 24 होगा, लेकिन दोस्तों अगर दोनों को जोड़े दें तो यहाँ पर 5 आना चाहिए। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर आप जानते हैं 8 तिरिक 24 होता है, 8 तिरिक 24 होता है। ठीक है, गुना करेंगे तो यहाँ पर अच्छा हमें माइनस का 24 चाहिए ना, यहाँ पर माइनस का 24 चाहिए और प्लस का 5 चाहिए। तो हमें यहाँ पर -3 अगर कर देंगे तो गुना करेंगे तो -24 आएगा, और यहाँ पर जब घटाएंगे दोस्तों, जब जोड़ेंगे 8 और -3 तो प्लस का 5 भी बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बनेगा। अब करना क्या है, यहाँ पर जो x स्क्वायर का गुणांक होता है उसी से यहाँ पर भाग कर देने होते हैं। भाग कर दीजिए दोस्तों, भाग कर दीजिए। तो भाग किससे करेंगे, -4 से, -4 से भाग कर दीजिए। तो -4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर -4 से भाग करेंगे दोस्तों, -4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो 2 हो जाएगा,
अब इसका जो चिन्ह है, चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ पर माइनस है ना दोस्तों, माइनस है, या तो ऐसे समझिए, थोड़ा सा आपको कठिन लग जाएगा, इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझिए, जो ही इतना काम किए तो यहाँ पर चिन्ह बदल देते हैं। चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ पर प्लस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब जो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसी से भाग कर देना है, तो यहाँ पर माइनस का 4 से भाग कर देना है, माइनस का 4 से। ठीक है, अब थोड़ा आसान रहेगा, कहीं फंसेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये माइनस से माइनस कटेगा और 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 बार में यहाँ पर करिएगा, तो यहाँ पर 2 और माइनस का 3/4, ये इसके दोनों मूल होंगे। ठीक है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, ये 625 है, इस पर घात क्या है, माइनस का 1/2। 625 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो कितना होता है, 625 का वर्गमूल क्या होता है, तो 25 होता है, तो ये हो जाएगा 25। इसको लिख सकते हैं 25 पर घात 2, और पहले से ही इस पर घात माइनस का 1/2 है, तो यहाँ से काटेंगे अगर, तो ये 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा 25 पर माइनस 1 घात, 25 पर माइनस 1 घात, यानी इसको लिख सकते हैं 1/25, 1/25 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/25 का मतलब क्या होता है, 1/25 है, आप इसको भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10, भाग जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब 25 चौका 100, तो यहाँ पर 0.04 इसका आंसर आएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, इस सवाल को लगाइए भाई। सवाल इस प्रकार से है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, 196 बराबर 19.6/n। तो n का मान आपको बताना है, n का मान दोस्तों आपको बताना है। ठीक, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर 3 स्थान पर दशमलव यहाँ पर है ना, जब दशमलव कहीं नहीं जाता है तो लास्ट में जाता है, तो यहाँ भी 3 स्थान बनाएंगे, यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे, ये दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा अब। ठीक, दशमलव से दशमलव ये खत्म हो जाएगा, और 96 से 96 यह कैंसिल हो जाएगा। तो n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर n का मान कितना होगा, देखिए आपको तिर्यक गुना करना होता है, इसका जब इधर गुना करेंगे तो यह 1000 n आ जाएगा, 1000 n बराबर 19.6। 1000 से भाग करेंगे, यहाँ पर 1000 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0.3 स्थान आगे घुसुक जाएगा। ठीक, जितने जीरो उतने स्थान आगे घुसुक जाएगा, तो यहाँ पर 0.0196 हो जाएगा, 0.0196। कौन सा ऑप्शन है बताइए, आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो आपने देखा कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन, 18वां प्रश्न। बारह का 3 माइनस 24 का 4 और भागा 12 को सरल कीजिए। तो चलिए भाई सरल करते हैं इसको। का माने गुना होता है, 12 तिया 36, ये तो 36 हो जाएगा, माइनस 24 चौको 96, ये 96 हो जाएगा, अब भागा 12 है, 12 अट्ठे 96, ये 8 हो गया, 36 में से 8 घटाएंगे, 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ पर 2 बचेगा, 28 बचेगा। ठीक है, तो 28 यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, 28। चलिए भाई आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर लगाइए इसको जल्दी से।
देखिए यहाँ पर, यदि एक बरामदे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3:1 है और उसकी परिमाप 40 मीटर है, तो 24 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बरामदे में टाइल्स लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। दोस्तों चलिए भाई, टाइल्स लगाना है, कितना पैसा खर्च होगा ये पूछा जा रहा है। तो कितना पैसा खर्च होगा भैया बताइए, कितना पैसा खर्च होगा? देखिएगा यहाँ से, यहाँ पर लंबाई दिया गया है, चौड़ाई दिया गया, इसका रेशियो दिया गया है 3:1, 3:1 के अनुपात में है, ठीक है। और उसका परिमाप 40 मीटर है, तो परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप क्या होता है? 2l + b होता है, 2 × l + b, दोनों को जोड़ेंगे 3 + 1 4। इसका मान कितना है? तो यहाँ पर 40 है, 40 है, ठीक है। तो 4 दूनी 8 पंजे 40, तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा? एक अनुपात का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? तो एक अनुपात का मान 5 आ जाएगा। अगर एक अनुपात का मान 5 है तो आपको क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना होगा यहाँ पर? 3 × 5 = 15, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, गुना यहाँ पर 5, ये क्षेत्रफल हो गया। हमें कितना रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बरामदा में टाइल्स लगाना है? 24 रुपये। हर 1 मीटर स्क्वायर का जो पैसा लगेगा 24 रुपये लगेगा। इतना क्षेत्रफल का कितना पैसा लगेगा? तो इसमें 24 से गुना कर देंगे, 24 से यहाँ पर गुना कर देंगे, ठीक है। 24 से गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए 15 में यहाँ पर 3 है, तो ऑप्शन 3 से कटना चाहिए। पहला ऑप्शन 3 से नहीं कटेगा, दूसरा ऑप्शन 3 से नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन 3 से नहीं कटेगा। 9 8 1 9 ये कटेगा 3 से, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए भाई, इसको लगाने की आवश्यकता नहीं था, बस यहाँ पर डिजिटल सम यानी इकाई यूनिट क्या बोलते हैं उसको, विभाज्यता का नियम जो होता है दोस्तों, ये यहाँ पर लगा दिया है। इसलिए मैं आप लोगों से एक ही बात करता हूँ कि आपको देखिए 3-4 चीज़ है जो आपको आना चाहिए। एक तो है डिजिटल सम, डिजिटल सम ये तरीका आना चाहिए, यूनिट डिजिट कंसेप्ट आना चाहिए, और डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट नंबर आना चाहिए। अप्रॉक्सीमेट मतलब जैसे मान लीजिए कोई चीज़ 91 है तो इसको 90 मान लीजिए, ठीक है। 90 मान कर भाग दे देंगे, गुना कर देंगे। अगर कहीं मान लीजिए भाग देने में ज़्यादा काम आता है अप्रॉक्सीमेट, अगर मान लीजिए 79 है, 79 है तो इसको आप 79 ना मान के 80 मान लीजिए, ये होता है अप्रॉक्सीमेट। ये सब तरीका है दोस्तों, आपको आना चाहिए अगर आपको टाइम बचाना है, कैलकुलेशन फास्ट करना है तो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इसमें क्या कहा गया कि एक दुकानदार एक मशीन को 10% की छूट पर बेचता है, लेकिन मशीन का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक रखता है। उस वस्तु पर दुकानदार को हुई प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। क्या हानि हुआ है? देखिए भाई, यहाँ पर एमपी मार्क प्राइस और सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, एसपी यानी सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसा जैसा कहा गया वैसे वैसे काम करेंगे। एक दुकानदार एक मशीन को 10% की छूट पर बेचता है, लेकिन मशीन का जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 10% अधिक रखता है। अगर सीपी यानी इसका क्रय मूल्य 100 है तो इसका अंकित मूल्य 110 हो जाएगा, ठीक। अंकित मूल्य क्या होगा? 110 हो जाएगा। अब 110 का सामान उस पर 10% का छूट देता है तो कितना में बेचेगा? 90% में बेचेगा। तो 110 का 90% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 99। तो 99 में बेच रहा है भैया, 100 का सामान था 99 में बेचा है, तो 1 का नुकसान हो गया। यानी 100 पे लाभ और हानि ही प्रतिशत कहलाता है।
तो यहाँ पर 1% का नुकसान होगा, यानी हानि 1% की होगी। ए ऑप्शन इसका सही है। हानि कितने का होगा? तो 1% का हानि होगा। ठीक है, आइए इस सवाल पर अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप लोग इसको लगाइए भाई। एक बेईमान विक्रेता अपने माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक विक्रेता है जो अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। कहता है कि हम जितना में खरीदे हैं उतने में सामान को बेच देंगे। लेकिन इसके पीछे का झोल क्या है? देखिए, झोल क्या है कि वह 1000 ग्राम के बाट के बजाय 850 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करना है। ठीक है, 2 दशमलव स्थान तक क्या करना है? पूर्णांकित यहाँ पर करना है दोस्तों। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, जो दुकानदार है, दुकानदार मान लीजिए 1 ग्राम सामान का दाम अगर 1 रुपये है, तो दुकानदार के दुकान से, अपने दुकान से वह 850 रुपये का ही सामान दिया है, लेकिन पैसा कितने का लिया है? 1000 ग्राम का, यानी 1000 रुपये उससे ले लिया है। तो फ़ायदा हुआ उसको, कितने का फ़ायदा हो गया? देखिए यहाँ से कितने का फ़ायदा हुआ, परसेंटेज पूछा गया, परसेंट निकालना है। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 5 से काट दें इसको। चलिए 5 से काटेंगे तो 17 5 85, 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 20 5 100 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है बताइए? 17 का सामान 20 में गया तो 3 का फ़ायदा किस पर? 17 पर, गुणे 100, गुणे 100। यहाँ से हो जाएगा 300, 300 बटे 17, 300 बटे 17, 17 एकम 17, बचेगा कितना? तो यहाँ पर 13 बचेगा, 13 हो जाएगा 30, 17 5 85, 17 7 119, 17 7 119। ठीक है, 17 7 119, यानी 17 7 बार में जाएगा। ठीक है, 7 बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, यानी पूर्णांक में कितना होगा? तो यहाँ पर 17 होगा। पूर्णांक में कितना होगा? 17 होगा। ऑप्शन पर आइए, यहाँ पर 15 है, ऑप्शन नहीं सही है। 14 है, नहीं सही है। 16 है, नहीं सही है। तो सी ऑप्शन में 17 से स्टार्टिंग हो रहा है, तो यही इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, बात समझे नहीं समझे दोस्तों? देखिए लगाने की बात नहीं है, लगाने की दुनिया लगाएगी, बस आपको उनसे अलग जाना है। तो अलग कैसे जाएंगे? जब आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाइएगा, तरीका आप अलग सोचिए, अलग लगाइए। ठीक है, तभी आप दूसरों से अलग हो सकते हैं। चलिए, उम्मीद है आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में कहा गया कि यम और यन क्या है भैया? तो यम और यन 2 समानांतर रेखाएं हैं। यदि यल एक ऐसी तिर्यक रेखा है जो यम और यन को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो यल के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग किसके बराबर होगा? देखिए इस प्रकार से है दोस्तों, 2 समांतर रेखाएं हैं, एक ये और एक ये, दोनों समांतर रेखाएं हैं। इसका नाम यम है, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम यन है। इसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। ये जो तिर्यक रेखा हमने बना दिया, ये तिर्यक रेखा का नाम यल है, प्रतिच्छेद करती है। तो एक ही ओर जो कोण बन रहे हैं अंतःकोण, उनका योग पूछा है। चाहे आप इधर वाला निकालिए, चाहे इधर वाला निकालिए। ठीक है, तो एक ही ओर पूछा है, चाहे आप यहाँ से हल करिए, इधर वाले से, यहाँ से, या फिर आप यहाँ से भी हल कर सकते हैं, कहीं से। तो किसी भी, जब 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो उसके अंतः एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। यह बात आप लोग याद रख लीजिए। तो इनका जो अंतःकोण का योग होगा वह 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री बोले तो डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न लगाइए इसको। अब इस सवाल को जब आप पढ़ेंगे तो ये बार ग्राफ वाला प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर लाइन ग्राफ वाला प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया कि निम्नलिखित यानी निम्नांकित लाइन ग्राफ 2017 और 18 में एक कंपनी द्वारा
आयात किए गए विभिन्न उत्पादों ए, बी, सी, डी और ई की कुल संख्या लाख में को दर्शाती है। ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न है कि वर्ष 2017 में आयात किए गए सी प्रकार के उत्पादों की संख्या 2017 में सी प्रकार 2017 वाला ये आयताकार वाला जो शेप है वो है 17 कौन है भैया? अच्छा 17 वाला आयताकार है, किसका बात किया? सी का। तो सी वाला यहाँ पर 20 हो जाएगा। सी वाला कितना है? यहाँ पर 20 है। 2017 में सी वाला कितना है? तो आप कहेंगे सर 20 है, ये तो 20 हो जाएगा 20। 2018 में आयात किए गए सी प्रकार के उत्पादों की संख्या का अनुपात 2018 की बात किया जाए, 2018 ये वाला है तो इसमें क्या है 28 है, ठीक है। तो यहाँ पर 28 हो जाएगा। काट पीट करिए तो 4 से 4 पंजे 20, 4 7 28, तो 5 संबंधी 7 होगा इसका उत्तर। 5 संबंधी 7 यानी बी ऑप्शन, ठीक। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, इस सवाल को पढ़िए ध्यान से और उत्तर दीजिए। प्रश्न है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1260 और उनका महत्तम समापवर्तक 30 है। यदि इन दो संख्याओं में से एक संख्या 180 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कंसेप्ट, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर मान रख दीजिए। पहली संख्या कितना है? तो 180 है। दूसरी संख्या निकालना है, एलसीएम क्या है? तो 1260 है। एचसीएफ कितना है? तो यहाँ पर 30 है, ठीक। देखिए 0 से ये 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 छक 18, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 एकम 6 0। दूसरी संख्या कितना आ गया? 210। दूसरी संख्या कितनी है? तो 210, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है यहाँ पर, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो वाई रुपए की राशि 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज 612 होगा। तो इन 2 वर्षों की अवधि के अंत में कुल देय मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अच्छा, मिश्रधन पूछा गया है, ब्याज दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज भी यहाँ पर है। तो 4% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज सक्सेसिव लगा देंगे यहाँ पर 4 प्लस का 4 प्लस 4 गुणे 4, ये सक्सेसिव से यहाँ पर ब्याज निकल जाएगा। 4 चौको 16 यानी 1.6 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा यहाँ पर 4 4 8, यानी इसका जो ब्याज आएगा वो क्या हो जाएगा 8.16, और इसका मान कितना दिया है? तो 612 दिया गया है, 612। क्या पूछा है यहाँ पर? तो आपसे पूछा है यहाँ पर मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज होता है मिश्रधन, ठीक। मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है? तो मिश्रधन होता है, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत यहाँ पर? यहाँ से आप मूलधन निकाल लीजिए। तो मूलधन निकालने का मतलब यहाँ से आप 100% का मान निकाल लीजिए, 100% का मान निकालिए। अगर इतना % का मान ये है तो 100% का मान क्या हो जाएगा? 100% का मान हो जाएगा 612 बटे 8.16 गुणे 100। दशमलव हटाएंगे यहाँ पर 2 जीरो और चिपका देंगे, ठीक है। काटिए, कटेगा यहाँ पर 4 से कटेगा, 8 से काट सकते हैं इसको, 8 से काट दीजिए दोस्तों। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 से यहाँ पर काटेंगे तो 8 अठाएँ 64 नहीं, 8 तिरिक 24, 8 साते 56, 56
इसको आप 4 से ही काटिए, 4 से काटना अच्छा रहेगा। 4 दूनी 8, 4 से इसको काटेंगे तो 4 चौको 16, 4 से इसको काटेंगे तो 4 15 चौको 60, एक बचेगा 4 तियाँ 12। ठीक, इसको आप काटिए 4 से, तो ये 4 से कटेगा 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे तो 4 25 सहिया में 100 होता है। ठीक है, 2 जीरो यहाँ पर बचेगा अभी भी। और 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा बताइए? 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, अभी भी 4 से कटेगा यहाँ पर। 4 से काटिए इसको, 13 चौको 52, 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 छक 24, एक बचेगा 4 दूनी 8, 2 बचेगा 4 पंचे 20। 13 से इसको काटेंगे तो 13 9 153, सॉरी 13 9 153 होता नहीं, कितनी बार में जाएगा दोस्तों? 13 कम 13, 2 बचेगा, कहाँ गलती हो रहा भाई, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमने जब काटा है 4 से तो 4 1 कम 4 रहेगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर गलती हुआ है, यहाँ पर गलती हुआ। जब काटा गया है 4 से तो 4 पंजे 20 होगा, 4 1 कम 4 होगा। इसको जब 4 से आपने काटा है, 4 से काटा है तो कितनी बार में गया है? 25 चौका 100। ठीक है, अभी इसको काटेंगे 51 से तो कितनी बार में कट जाएगा? 3 बार में। तो 25 से 3 75, यानी 75 100 ये हो गया मूलधन, 75 100 क्या हो गया? मूलधन। ब्याज कितना है यहाँ पर? 612 है, तो 612 यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये मिश्रधन हो जाएगा। तो 2 1 6 5 11 7 1 8, 8112 आएगा दोस्तों, 8112 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही है। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर दिक्कत हो गया है, हमने गलत भाग दे दिया है। ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, आप लोग सुधार कर लीजिएगा दोस्तों। बाकी ये इसका कैलकुलेशन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इस सवाल पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि यहाँ पर 12 और 39 के बीच 5 से विभाज्य होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 12 और किससे? तो 12 और 39 के बीच 5 से कटने वाली, तो 5 दूनी 10, 12 से उठा, 5 तियाँ 15, 5 चौको 20, 5 पचे 25, 5 छक्का 30, 5 साते 35, 5 अट्ठे 40, 39 से बड़ा हो गया। औसत पूछा है, औसत माने होता है बीच की संख्या, तो बीच में क्या है यहाँ पर? 2 इधर हटाइए, 2 इधर 2 इधर, तो बीच में क्या निकल के आ गया? 25। तो इसका जो एवरेज आएगा, औसत आएगा, वह 25 आ जाएगा दोस्तों। क्या होगा? 25 आएगा, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने दोस्तों कितने 26 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक प्रश्न और बचा हुआ है, ये है कि क्या पूछा गया कि द्विघात समीकरण यानी इसका मूल पूछा गया है। तो देखिए, मूल निकालने का हमने एक तरीका भी आपको बताया है, एक सवाल और था ऐसा ही। देखिए क्या करना है, 21 का गुना x स्क्वायर के गुणांक में करेंगे तो 1 कैसे होगा? 1 है वहाँ पर ना, तो 21 1 कम 21 होगा। 21 को 2 भाग में ऐसा तोड़ें कि जोड़ गुना कर दें तो 21 आ जाए, और जोड़ दें तो क्या आ जाए? 10 आ जाए। तो 7 त्रिक 21 होता है, 7 और 3, 7 त्रिक 21 भी आ गया प्लस का, 7 3 10 प्लस का 10 भी आ गया। अब करते क्या है, यहाँ पर जो चिन्ह है ना, यहाँ पर जो गुणांक होता है x स्क्वायर का, उसका उसी से भाग करते हैं। हालांकि यहाँ पर 1 है तो 1 से भाग करेंगे, यही आएगा। अब यहाँ पर चिन्ह इसका बदल देते हैं। चिन्ह बदलने का मतलब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो इसके जो दोनों मूल आएंगे, माइनस का 7 माइनस का 3 आएगा, माइनस का 7 माइनस का 3, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर है ए ऑप्शन। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो बताइए, कोई है तो बताइए, नहीं है तो अच्छी बात है। बाकी दोस्तों देखिए, हमने 27 क्वेश्चन यहाँ पर हल किया है, आप लोगों को बताया है, हर एक सवाल आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूँ। उम्मीद करूँगा कि आप सभी को यह सवाल अच्छे से समझ में आया है। तो चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।